पाकिस्तान का अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार अपनी आवाम की ही दुश्मन बन गई है। कई सालों से पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म कर रही है। इतना ही नहीं, जब ये लोग अपनी आजादी के लिए प्रदर्शन करते हैं तो पाकिस्तानी सेना कई इलाकों से लोगों को ही अगवा कर रही है। लोगों की रिहाई के लिए कई इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज विरोध प्रदर्शन का दमन बंदूक की नोक पर कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग 25 जनवरी को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तानी फौज सड़कों पर उतर रही है। पुलिस और आर्मी के जवानों ने सैकड़ों लोगों पर अत्याचार किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बलूच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई दशकों से लड़ी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार वहां के लोगों की आवाज सुनने के बजाय बंदूक से आवाज को दबा रही है। पिछले साल महरंग बलोच ने बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला था, जिसके बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच का नाम आतंकी सूची में शामिल कर दिया था। बलूचों पर जुर्म की नीतियां अब पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई है। उधर पाकिस्तान के ही पाले टीटीपी के आतंकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं, तो तालिबान के साथ चल रही अदावत भी शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ा रही है। तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आज जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान में अपनी आज़ादी की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है, पाकिस्तान लगातार यहाँ पर जुर्म कर रहा है। शरदेंदु जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी सर। आखिर पाकिस्तान की इस हरकत से वो कब बाज आएगा और कैसे बलूचिस्तान को न्याय मिलेगा? देखिए, बलूचिस्तान एक अलग मुल्क की डिमांड कर रहा है। ये आज से नहीं, तमाम बहुत सालों से ये एजिटेशन चल रहा है। और अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो जब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बना तो बलूचिस्तान उस समय कभी भी अपने को पाकिस्तान में मिलाना नहीं चाह रहा था। पाकिस्तान की जिन लोगों ने डिमांड की थी, अल्टीमेटली वो ये इलाके नहीं थे जो अल्टीमेटली पाकिस्तान में मिले जाके। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमेशा से पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान की सियासत का बलूचिस्तान के लोगों के प्रति बड़ा अजब सा रवैया रहा है। बराबर से का दर्जा उनको कभी नहीं दिया गया। इतना बड़ा इलाका और वहां पे डेवलपमेंट शून्य, ये काफी समय तक बना रहा और एक तरीके का उनको पूरे जनमानस से एलिमिनेट किया गया। पाकिस्तान को डोमिनेट कौन कर रहा था? पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा था पंजाबी मुस्लिम। जो पंजाब था, जो पाकिस्तान में लाहौर, इस इलाके के लोग तमाम तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया। फ्यूडल व्यवस्था थी, जमींदारी थी, और जिस तरीके का वहां पे डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था, उससे कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोग हमेशा अपने आप को कट ऑफ महसूस कर रहे थे। उनके हर एक एजिटेशन को एंटी नेशनल की तरफ देखा गया। उनका जो लॉन्ग मार्च 1600 किलोमीटर का था उसको एंटी नेशनल की तरफ देखा गया, और डेवलपमेंट के नाम पे वहां कुछ नहीं दिया गया। तो इस तरीके का जब लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होगा चारों स्टेट का, तो नेचुरली रिसेंटमेंट होगा। और वो जो सेक्ट जो आपको अपने साथ मान नहीं रहा था, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मान रहा था, बलूच जो इलाका था, उन्होंने कभी पाकिस्तान की डिमांड नहीं की। वो हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिंदुस्तान के रहते तो शायद उस इलाके की तरक्की बहुत अच्छी होती। लेकिन जब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, पाकिस्तान का लेटर ऑन हिस्सा बना, तो कहीं ना कहीं वहां के डेवलपमेंट में लोगों में रिसेंटमेंट सेट इन हुआ। अब आज की डेट में वहां के देखिए स्थिति क्या है। आज की डेट में वहां कोई भी प्रदर्शन, कोई भी एजिटेशन, चाहे वो ह्यूमन राइट वायलेशन हो, चाहे अपने हुकूक की लड़ाई हो, या किसी भी तरीके का प्रदर्शन हो, उसको एंटी नेशनल करार कर दिया जाता है। पाकिस्तान की आर्मी उनके ऊपर गोलियां बरसा देती है, उनके एजिटेशन को हटा देती है। तो इस तरीके की जब बर्बरता होगी किसी भी जनमानस के ऊपर, तो नेचुरली उनका रिसेंटमेंट बढ़ेगा। तो और जब आप उनको हिस्सा ही नहीं मानते, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं। बलूचिस्तान का इलाका ऐसा है जहां बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, बड़े गैस की हो सकता है वहां पे मिल जाए। तो इस तरीके की चीजें जब वहां नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ, पॉपुलेशन कम है, एरिया बहुत है, और आपको उस इलाके को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए। और जी ये इलाका देखिए ईरान से जुड़ता है।
तो एक तरीके से आपने उस इलाके में डेवलपमेंट नहीं किया और लोगों में दमनकारी अपनी नीतियां चला के रखी, तो बिल्कुल। वहां रिसेंटमेंट हुआ। और इसी के तहत देखिए खैबर पख्तूनख्वा में भी आज की डेट में एजिटेशन है। पंजाब के अगेंस्ट उनके सारे प्रांत है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, सारे के सारे इलाके जो पंजाबी मुस्लिम है उनके एटीट्यूड से परेशान है। जो शासन रहा है वो पंजाबी मुस्लिमों का वहां पे रहा है, इसलिए वो जनमानस को समझते नहीं। जिस तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, जिस तरीके से उनको सेकेंड रेट सिटीजन माना जाता है, जिस तरीके से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, इसलिए वहां पे एजुटेशन चल रहा है। और साथ में आप आईएसआई की लगातार मदद करते हैं, आप सारी फंडिंग आईएसआई की करते हैं, सेना आपके काबू में है नहीं, उनकी फंडिंग में कोई कमी नहीं, जितने रिसोर्सेज आते हैं आप सेना को दे देते हैं और आईएसआई की फंडिंग करते हैं, और जो रिसोर्सेज बनते हैं उससे आप विघटनकारी ताकतें जो टेररिस्ट अलकायदा जैसे संगठन है उनकी आप फंडिंग करते हैं। तो आप नेशनल डेवलपमेंट तो लगे नहीं है, लेकिन आप टेररिस्ट डेवलपमेंट में जरूर लगे हुए हैं, जी। और इसी का नतीजा आज की डेट में पाकिस्तान भुगत रहा है। तमाम तरीके के जो टीटीपी है आज की डेट में वो आपके से कंट्रोल में नहीं हो रहा। आपकी फॉरेन पॉलिसी का यह हाल है कि आप चाइना के पिछलग्गू बने, चाइना को पूरी तरीके से अपने देश में सी पैक के तहत आपने इनवाइट किया हुआ, लेकिन आपका जो मित्र था तालिबान, आप उनके ऊपर 24 दिसंबर को एयर स्ट्राइक कर देते हैं। एक तरह आप जब तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में आई तो आपने पूरे विश्व में एक जश्न सा मनाया कि आपका प्रो गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बन गया। क्या आप उनके रिश्तों को निभा पाए? क्या आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी सक्सेसफुल रही? एक तरफ ईरान आपसे नाराज, एक तरफ अफगानिस्तान आपसे नाराज, और जी। हिंदुस्तान की आप हमेशा खिलाफत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हर लेवल पे फेल हो। और सबसे बड़ी बात है आप अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनको फूड ग्रेन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो इन बिल्कुल। सारी तमाम चीजों को अगर आप बिल्कुल। ध्यान में रखेंगे तो लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान में बाल्कनाइजेशन के स्टेट अगर है। आवाज उठाई जा रही है तो उसको भी किस तरह से दबाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, ये सब देख रहे हैं। यहाँ पर तिवारी सर आपसे समझना चाहेंगे, क्या इंटरनेशनल मंच पर इस बात को नहीं देखा जा रहा? क्या हो रहा है बलूचिस्तानियों पर? क्या उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उनके लिए क्या कोई मानवाधिकार सामने नहीं आएगा? उनके लिए कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा मानवाधिकारों की बात होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, इतना अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। अब इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पाकिस्तान में जो भी हुआ है काफी कुछ ये इग्नोर करते रहे हैं, बल्कि एक छोटी मोटी जो चीजें होती थी हिंदुस्तान में उसके ऊपर बहुत आवाजें उठाई जा जाती थी, लेकिन पाकिस्तान में इतनी एक्टिविटी होती थी सबको दबाया जा रहा था। इसका मुख्य कारण था अमेरिका। अमेरिका और अमेरिका के जो कॉर्पोरेट के बॉस हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अमेरिका में जो पाकिस्तान को फंड कर रहे थे, उनकी वजह से कोई भी रिसर्च ग्रुप, कति ग्रुप कभी भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के इंटरनल उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता। लेकिन जब से टेररिस्ट एक्टिविटी से, पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटी से पूरा विश्व के ऊपर असर पड़ा, तब से इनके ऊपर उठाना कोशिश की गई। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान को देखिए, इसके ऊपर कोई भी नहीं उठा रहा है। बहुत ही एक बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। जहां तक बलूचिस्तान का इतिहास है, देखिए सददू साहब सही बता रहे थे, जब बलूचिस्तान भी हिंदुस्तान में मिलना चाहता था 1947 में, इनके जो खान थे उन्होंने ऑफर भेजा था, बट हमारे पुराने प्रधानमंत्री थे, उनका इरादा ये था कि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो इंडिया के लिए बॉर्डर भी सुरक्षित रहेगा, और इसकी वजह से इनको नहीं इंक्लूड किया गया। जब तक ये पटेल जी को पता पड़ा था, हमारे गृह मंत्री अनुर पटेल को पता था, तब तक ये बात देर हो चुकी। ये बलूचिस्तान प्रिसाइजली 227 दिन तक आजाद रहा था। उसके बाद से ये जिन्ना और उनके चक्कर 48 में ये पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया, जैसे चीन ने तिब्बत को किया था। अब बलूचिस्तान और ये दो इशू थे, बलूचिस्तान एंड कश्मीर इंडिपेंडेंस कराएंगे, तो बलूचिस्तान के बाद इतने रिसोर्सेज थे, सब कुछ था, तो पाकिस्तान इससे फायदा उठाता रहा, बट वहां के लोगों को इग्नोर करता रहा, जबकि पाकिस्तान को चाहिए था कि उसको अच्छी तरह से इंटीग्रेट करे। बलूचिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में कंट्रीब्यूशन में भी 4 to 5%, मिलिट्री में थोड़ी 10% है, लेकिन ओवरऑल कुछ नहीं है। जबकि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है 1.5 करोड़ करीब आसपास है, वह पंजाब की अबाउट 12.7 करोड़ है। तो ये लोग, ये जो पॉपुलेशन यही होता है कि पार्लियामेंट में भी जो लोग उन्हीं के ज्यादा हैं, तो डिसीजन भी होता है इनके बलूचिस्तान के खिलाफ होता है। हो सकता है एक बैकग्राउंड में बात पहले बन गई होगी, बलूचिस्तान इंडिया के साथ जाता था तो इनके दिमाग में बात बैठी थी, और बलूचिस्तान के लोगों को ये शोषित करते रहे और एक्सप्लॉइट करते रहे और उनको तंग करते रहे। तो इतना दबाने के बाद से जब बलूचिस्तान की जनता में, आम जनता में जब कुछ भाव उठे कि हमारे पैसे, हमारे रिसोर्सेज से पाकिस्तान रेवेन्यू अर्न करता है लेकिन हमें कुछ नहीं देता है, तो ये वास्तविक मतलब ये सच्चाई है कि मतलब लोग उठेंगे, जितना ज्यादा दबाओगे लोग उठेंगे।
ये रिवॉल्यूशन उठा, लेकिन पूरे रूप से ये सक्षम इसलिए नहीं हो पाया कि बलूचिस्तान का कुछ पोर्शन ईरान में भी है, कुछ अफगानिस्तान में भी है। तो अब ईरान जो है इन बलूचिस से भी थोड़ा परेशान रहता था, तो उधर से इनको कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। इसकी वजह से बलूचिस्तान का जो मूवमेंट था ये पूरा आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाया। बट फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी इसको दमन करने की कोशिश कर रही है, मार हो रही है, ये जो हमारे यूरोपियन सेक्टर्स हैं और जो डेवलप्ड नेशंस हैं, इनके जो स्ट्रेटेजिस्ट ग्रुप है, दे शुड कम आउट। बट ये क्वाइट सरप्राइजिंग है, कभी भी नहीं आ रहे। यूएनओ भी नहीं आ रहा, यूएनओ के लोग भी नहीं आ रहे कि बताने कि बलूचिस्तान में क्या हालत हो रही है। बट जैसा भी हो रहा है, हालत हो आए ना आए, लेकिन ये बलूचिस्तान आर्मी धीरे धीरे और रिवॉल्यूशनरी फोर्स जो है बहुत स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे। इनको सपोर्ट अफगानिस्तान से अब मिलेगा, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि अफगानिस्तान से मिलेगा। और दूसरे इनके बगल में जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून है, वो उनकी तो अटैचमेंट जो अफगानिस्तान के थ्रू है। ये अलग एथनिक ग्रुप है, इनका एक लैंग्वेज अलग है, इनके सिस्टम्स अलग है, नियम अलग है। ये तो अपने आप को इस्लाम, प्योर पाकिस्तान के इस्लामिक कंट्री जो एस्टेब्लिश किया था उसके पक्ष में तो ये थे ही नहीं। ये हमेशा इनके अलग रहते हैं। और पाकिस्तान की जो मेन लैंग्वेज है उसको उर्दू और इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए वहां 75 to 80 मोर लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो ये तो इनसे कल्चरली, एथिकली हर तरह से अलग है। तो ये वहां कंफ्यूजन होता ही रहेगा। और जहां तक वो अफगानिस्तान के थोड़ा करीब है, अफगानिस्तान की तालिबान जो फोर्स है वो भी समझती है कि हमें तंग करने के लिए, टीटीपी को हमें तंग करने के लिए, जो एक्चुअली बात की जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक कर दिया उधर, तो टीटीपी को पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी को अफगानिस्तान सपोर्ट करता है, लेकिन अफगानिस्तान हैज गॉट ओन रीजंस टू सपोर्ट देम। तो ये दो मेजर जो स्टेट है ये तो फुली डिस्टर्ब हो ही गए ना। तीसरे स्टेट की बात करना चाहूंगा मैं, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान की। गिलगिट की पाकिस्तान भले जनसंख्या ज्यादा नहीं है, 14 लाख है, लेकिन ये जो है गिलगिट, ये तो बिल्कुल ही अलग है। और गिलगिट बाल्टिस्तान में हमेशा कंफ्यूजन, बट इनकी जनसंख्या थोड़ी कम है, लेकिन ये लोग ज्यादा तरीके से बहुत ज्यादा नहीं करते। लेकिन ये भी उस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि कब ये उनके फौजों को रगड़, इनको अलग, इनकी लड़ाई करके दबा के अलग हो। तो आप देखिए जैसे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तून में, गिलगिट बाल्टिस्तान में और जो आजाद कश्मीर में, चारों में ये छुटपुट आर्मी के वालों के पास, पाकिस्तान आर्मी के पास अटैक होता जा रहा है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी जो काफी अलग अपने आप को महसूस अलग रखती थी, और पाकिस्तान के आर्मी में जो इकोनॉमिक गैप है बिटवीन जनरल्स एंड जवानों में, इससे उनका मोटिवेशन भी हाई है। तो इस तरीके से पाकिस्तान आर्मी काफी सफर कर रही है, बलूचिस्तान में भी, खैबर में भी और गिलगिट बाल्टिस्तान में भी। और ये सफर करती रहेगी, सफर धीरे धीरे करती रहेगी। और एक वक्त बहुत दिन नहीं है जब वहां से आर्मी खुद ही वापस आ जाएगी। जी बिल्कुल। जब खुद ही वापस आ जाएगी, बस क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि अपने आर्मी को भी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए। जो भी पैसा है वो टेररिस्ट एक्टिविटी हिंदुस्तान में फैलाने में खर्च करते हैं, अपने ऊपर, अपने आर्मी को ऊपर करने की, या अपने मतलब खाना देने के लिए पैसे है ही नहीं, आर्मी के लिए खर्च क्या करें। यानी आर्मी में जो जवान हैं वो भी अब कभी भी विद्रोह कर सकते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि उन पर खर्च नहीं हो रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं। शरदेंदु सर, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो कि आवाज उठा रहे हैं अपनी आजादी के लिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आंदोलन बढ़ता जा रहा है, तो इस बार क्या कुछ रहने वाला है? क्या इस बार आजादी मिल पाएगी, या फिर बलूचिस्तान के लोग अब चाह रहे हैं कि आजादी उन्हें मिले इसलिए वो रुकने वाले नहीं है? देखिए, बलूचिस्तान का जो एजिटेशन है वो दिन प्रतिदिन मोमेंटम गेन करेगा। उसकी वजह है कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की वो वीक है। शहबाज शरीफ पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। आसिफ मुनीर जो उनके चीफ हैं आर्मी के, वो पूरी तरीके से आज की डेट में हावी हो रखे हैं। एक उन्होंने बहाना ले रखा है कि हमारी सेना जो है, हमारे कोर कमांडर सुरक्षित नहीं है, लिहाजा उनको फ्री हैंड दिया जाए। इस तरीके की वो दलीलें देते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व की या अपने क्रेडिबिलिटी को फिर से रीएस्टैब्लिश करना चाहता है। इसी के तहत तमाम तरीके के केसेस उनके मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं और वो अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरीके से वापस लाएं वो बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी सक्षम है किसी भी इंटरनल टर्मोइल को पूरी तरीके से क्रश करने में। इसी के तहत बलूचिस्तान में तमाम तरीके के ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, तमाम तरीके की वहां की जनमानस में सफरिंग है और इसी तरीके की एट्रॉसिटी खैबर पख्तूनख्वा में भी चल रही है। इसी के तहत देखिए जो तहरीक तालिबान और पाकिस्तान है वो आज की डेट में बहुत एग्रेसिव हो रखा है।
खैबर पख्तूनख्वा से लेके उसने बलूचिस्तान तक अपना लिंक कर रखा, उसके जो लड़ाके हैं और उसके जो नुमाइंदे हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो इस तरीके की स्थिति हो रखी है। पाकिस्तान की आर्मी इस पूरे सिचुएशन का फायदा उठा रही है, ज्यादा से ज्यादा अपनी फंडिंग ले रही है। पाकिस्तान बाहर के देशों से लोन लेके आता है, चाइना की से ग्रांट लेता है और ये सारा का सारा पैसा सेना और आईएसआई में खर्च कर देता है। जनमानस के लिए एक भी पैसे का एक्सपेंडिचर नहीं है। ना तो उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो रही, ना तो वहां इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, और ना ही किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। सारा का सारा पैसा साइक्लोन होके आईएसआई में जा रहा है और फौज में जा रहा है, और फौज उस पैसे का यूटिलाइजेशन करके तमाम तरीके के जो फौज कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट चलाती है उसको चला रही है और उससे पैसे अर्न कर रही है। इसी के तहत टीटीपी ने देखिए एक बाइकॉट का ऐलान किया है कि पाकिस्तान की आर्मी के जितने कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट के जो प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में है, तमाम शॉप में है, उसकी कोई खरीदारी नहीं की जाएगी। एक तरीके से इकोनॉमिकली क्रिपल करना चाहता है पाकिस्तान की आर्मी को। और आसिम मुनीर जो आज की डेट में बहुत बड़े आका बने हुए पाकिस्तान के, उनको अपनी हैसियत को समझना पड़ेगा। आज आप बलूचिस्तान के एक प्रदर्शन को आप रोक लेंगे, लेकिन जब ये प्रदर्शन जनमानस का रूप लेगा और पूरा पूरा जन सैलाब सड़कों में आएगा, तब आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मेरा मानना है कि देखिए ये इस तरीके के रिस्टेंटमेंट आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कोई इंप्रूवमेंट होना नहीं है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर है इमरान खान, आपने उसको जेल में डाल रखा और अभी रिसेंटली उनको 15 साल की जेल की आपने और सजा सुना दी है। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, मीडिया आपके कंट्रोल में एकदम सरकार की भाषा बोलता है, और वहां के किसी भी मीडिया के कर्मी से बात करिए वो एक फॉल्स रिपोर्टिंग करता है, वो फैक्ट पे आता नहीं है। और शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं अपने अपने पद पे बने रहे, बस इन्हीं की इतनी ही लालसा है, और पाकिस्तान की आर्मी बेनकाब है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आगे आने वाले समय में चाइना देखिए पूरी तरीके से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अपने गिरफ्त में ले लेगा, और जब चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में इन्वॉल्व होगा तो वहां रिसेंटमेंट बढ़ेगा, और यही वजह होगी पाकिस्तान के बल्कनाइजेशन की, यही वजह होगी बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंट होने की, और यही वजह होगी जब खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पश्तून के इलाके में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं, और उसके तालिबान के जो लोग हैं वो आज की डेट में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में फ्री विल ऑपरेट कर रहे हैं। तमाम तरीके की चौकियों पे उन्होंने कब्जा कर रखा और उनका आवागमन ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस बना हुआ। तो एक तरीके की बड़ी अजीब सी स्थिति होती जा रही है, और अगर किसी एक्सटर्नल पावर ने पाकिस्तान में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे अफगानिस्तान का तालिबान हो, या कोई थर्ड पावर हो, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट जाएगा, उससे वो उबर नहीं सकता। क्योंकि सेना का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल रॉन्ग साइड है। वो अपने प्रोफेशनलिज्म पे ना ध्यान देके पॉलिटिकल एक्टिविटी में लगे, वो अपने पॉलिटिकल स्कोर सेट कर रहे हैं। वो आईएसआई भी उनके जो है उनके चीफ के ऊपर उन्होंने कोर्ट मार्शल किया हुआ। तो इस तरीके के उनके अंदर का भी रिसेंटमेंट है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी तालिबान से डरी हुई है, कहीं ना कहीं उनका कनाइवेंस भी टीटीपी के साथ है। तो एक तरीके से फ्रैक्शनलिज्म है पाकिस्तान आर्मी में, जनमानस त्रस्त है, इकोनॉमी ध्वस्त हो रखी, इन्फ्लेशन पूरी तरीके से बढ़ा है। तो किस तरीके से आप पाकिस्तान को एक स्टेट मानेंगे? स्टेट कहलाने लायक नहीं, आज की डेट में वो फेल्ड स्टेट की कैटेगरी में जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई, अगर उनका इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, इसी तरीके का रिसेंटमेंट रहा, तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा। और बनना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देश का जो नैतिक दायित्व तो अगर आप उसको नहीं निभा पा रहे हैं, लोगों की सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जो एसेंशियल जिसके लिए आप स्टेट कहलाते हैं, आप वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये स्टेट बिगड़ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का एक मकसद है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो इस्लामिक कंट्री बने, इस्लाम का जो है शरिया लॉ वहां पे लागू किया जाए। इसी के तहत तमाम तरीके के वहां पे एक्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी आगे आने वाले दिनों में देखेगा इसी तरह ब्लीड करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार आए दिन धमाके होंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे धमाके होंगे, सैनिकों के कॉन्वॉय उड़ाए जाएंगे, और इस तरीके की एक्टिविटी चलती रहेगी। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि उसने जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया उसके क्या रिजल्ट है। आपको ध्यान देना होगा कि 2011 में हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप सांप पालेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये आपके सिर्फ पड़ोसी को ही काटे, तो ये गलत है। हो सकता है ये सांप आपको काट ले। और ये देखिए बात आज 13-14 साल बाद पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से सच्चाई के रूप में उभर रही है।
पाकिस्तान अब अपने हुए जो उन्होंने जैसा बोया था वैसा काट रहे हैं और इसको उन्हें बड़े लॉन्ग टर्म तक सफर करना पड़ेगा। और जी। रिजल्ट क्या होगा, आप देश की इंटीग्रिटी को नहीं बचा पाएंगे और बिल्कुल। पाकिस्तान के टुकड़े होने की उम्मीद की जा सकती है अगर ऐसे ही हालात बने जी। रहे। तिवारी सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, अगर यहाँ पर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है उसका कितना बड़ा प्रभाव पाकिस्तान पर होगा? देखिए, बलूचिस्तान का मेजर जो रिसोर्सेज हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, कुछ गिलगिट में है और बाकी कुछ खैबर में है। पंजाब और सिंध में खाली गेहूं के अलावा और कुछ ज्यादा पैदा नहीं होता, खाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। ये जो एक 22 में एक मैसिव फ्लड्स आए थे उसमें काफी नुकसान हुआ, पाकिस्तान उसको रिवाइव नहीं कर पाया। अभी जहां तक देखिए, मैं अलग अलग ग्रुप्स पाकिस्तान के डिफरेंट को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं इसको सीरिया का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जिस तरीके से बलूचिस्तान बीइंग टारगेटेड बाय बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी, खैबर पख्तूनख्वा को पख्तून टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी तालिबान कर रहा है, गिलगिट अलग तरह से है और आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो कश्मीर में मिलना चाहते हैं, हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। तो ये कोई समय दूर नहीं है कि ये अलग होंगे ना होंगे, लेकिन बट ये इनके कंट्रोल में चले जाएंगे। आजादी अगर दूसरी कंट्री रिकॉग्नाइज करे न करे, लेकिन समय दूर नहीं है जब बलूचिस्तान का कंट्रोल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में चला जाए, खैबर पख्तूनख्वा का उनके पश्तून के चले जाए, गिलगिट अलग हो जाए और कश्मीर, आजाद कश्मीर भी इंडिया में मिल जाए, तो उनके पास बचेगा क्या? खाली पंजाब एंड सिंध। जहां तक चीन का भी है, चीन का भी जो इन्वॉल्वमेंट है, चीन का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से फंड कर रहा है, उसको तो मेनली बलूचिस्तान का एरिया चाहिए जहां से उसका रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके अपनी हालत बढ़ा सके। तो अगर ये चार ग्रुप चारों अपना अपना फील्ड लेके डोमिनेट करके और वहां अनरेस्ट इस स्टेज तक ले जाए कि उनके आर्मी के कंट्रोल तक ना हो, तो पाकिस्तान की हालत सीरिया जैसी हो जाएगी और पाकिस्तान विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू दिस। और टोटल फ्रीडम, टोटल लिबर्टी और टोटल फ्रीडम बनाने में हो सकता है समय लगे, लेकिन ये टूटना, इनको अलग होना, अलग होने का मतलब कि पॉलिटिकली और मिलिटरी कंट्रोल किसी और के हाथ में चले जाए, इसकी संभावना बहुत दूर नहीं है, जल्दी ही होगी। बिकॉज ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चाहे तो थोड़ा सुधर सकता है, लेकिन जैसा अभी ये बता रहे थे सदेंदु साहब कि भाई मिलिट्री लीडर्स का तो सोच लिमिटेड होती है। दे डोंट हैव फीलिंग फॉर द लोकल पॉपुलेशन। वो जनता के लिए क्या सोचेगी क्या नहीं सोचती उससे कोई उनको मतलब ही नहीं है। अब जहां तक पाकिस्तान का हिस्ट्री भी देख लीजिए, 58 से ही वो मिलिट्री रूल में आ गया। एक्चुअली प्रॉपर टाइप तो पॉलिटिकल लीडरशिप वहां कभी रही नहीं। भुट्टो ने थोड़ी कोशिश की तो भुट्टो को भी हटा दिया गया। तो ये मिलिट्री लीडरशिप के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप में समावेश नहीं होगा। और ये जब तक देश की हालत तभी सुधरती है जब वो नेता जमीन से उठ के आए हैं, आम जनसंख्या के आम लोगों की परेशानी समझते हैं, वो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके। पाकिस्तान आर्मी तो बिल्कुल ब्रिटिश आर्मी का अभी जो छाप छूटा था उसको बिल्कुल ही जोड़ा। वहां के ऑफिसर जो कैटेगरी है, जवानों में बहुत ज्यादा अंतर है। अब देखिए, पिछले जनरल साहब बाजवा थे, रिटायर होकर सारा पैसा लेकर इंग्लैंड चले गए, वहां कोई रहता ही नहीं है। तो इनको तो क्लियर है कि इनको देश से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि अपने उससे इंटरेस्ट है। और अपनी नौकरी कैसे बचाते हैं और कि पड़ोसी देश में कंफ्यूजन कर सके, पड़ोसी देश में इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ा सके। इससे इनको फॉरेन से भी फंड मिलता है। वो फंड मिलता है जो अगर पाकिस्तान का रेवेन्यू और अर्निंग्स कम हो जाए तो फंड उस बहाने से लेके अपना ये इंडिया में कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं और बाकी फॉरेन कंपनी का फंड्स लेते रहते हैं। तो जब तक ये मिलिट्री लीडरशिप को, जैसे पिछली बार अटैक किया था उन्होंने कोर कमांडर और ब्रिगेड कमांडर के, वहां की जनता ने काफी को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जब तक ये जनता सामने न आ जाएगी और आर्मी वालों को न हटाएगी और आर्मी जवानों का भी जब तक हेल्प नहीं मिलेगा, जब तक जवानों का हेल्प नहीं मिलेगा और आर्मी का टॉप लीडरशिप जब तक कमजोर नहीं होगी, तब तक पॉलिटिकल लीडरशिप का कंट्रोल नहीं आएगा और पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरेगी। पाकिस्तान बिल्कुल बिखर जाएगा। जी बिल्कुल। शरदेंदु सर, और ये देखिए कि जो हायर ऑफिशियल्स हैं मिलिट्री में, वो सबसे पहले कमजोर होने चाहिए। शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है, बहुत पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कितना वक्त और लगेगा? या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक ले लेगा, सुधर जाएगा? हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सुधरने का सवाल है, हम 1947 से यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान सुधरेगा, अपनी नीतियों में बदलाव करेगा, भारत के साथ एक फ्रेंडली अप्रोच रखेगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बंद करेगा, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और ऐसे ही बना रहेगा। इनकी एक जो कहते हैं ना, जिसकी शुरुआत ही गलत हो गई है, ये देश बनना ही नहीं था।
एक बंदे की जो महत्वाकांक्षा और पूरे देश को क्रिएट किया, और आज की डेट में पाकिस्तान की जो सफरिंग हो रही है। बेहतर होता कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा 1947 से होते तो एक बहुत बड़ी पावर हिंदुस्तान आज है, और उसमें 4 चांद और लग जाते। जिस देश की शुरुआत ही गलत हुई, मैं उसको कैसे सही रास्ते पे मान लूं कि वो आ जाएगा। इतने युद्ध लड़े, इतने आपने टेररिस्टों को ट्रेन किया, अक्रॉस द बॉर्डर आके टेररिस्ट एक्टिविटीज की, लेकिन आपने सुधरे नहीं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए। फाइनेंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपको बाहर के देशों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। पहले आप अमेरिका के पिछले क्यों बने रहे, और आज की डेट में अपने देश को चाइना के अगेंस्ट गिरवी रख दिया। गिरवी इसलिए रख दिया कि $60 बिलियन का देखिए चाइना का इन्वेस्टमेंट है सी पैक पे, और पूरी पूरी रोड उन्होंने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके देश में खड़ा कर दिया। अब वो उसकी कीमत वसूलेगा। पाकिस्तान अगर ये चाहता है कि अगर वो चाइना को दरकिनार करे या उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करे, तो ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं हो सकता। चाइना आपके देश में घुस गया है। अब वो तो कहता है कि हम सीपैक की सिक्योरिटी के लिए भी अपने ही सैनिक लगाएंगे, क्योंकि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे इंजीनियर्स, हमारे वर्कर को सिक्योरिटी देने में नाकाम है। तो एक तरीके से देखिए पाकिस्तान पूरी तरीके से गुलाम हो रखा है। जनमानस का ये हाल है कि वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है, और आप उसके अगेंस्ट सेना उतार देते हैं, और सेना ब्रूटली उनके ऊपर उन एजिटेशनिस्ट को एंटी नेशनलिस्ट करार करके उनको जेलों में डाल देती है। तो एक तरीके का दमनकारी चक्र चल रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। देखिए सुधरना होता तो उनकी लीडरशिप में इस तरीके की सोच होनी चाहिए। आप आज की डेट में भी इंडिया को कॉर्नर करने के चक्कर में रहते हैं। आप इस हालत में है नहीं कि आप बांग्लादेश की मदद करें, लेकिन फिर भी आप एक ट्रेनिंग टीम वहां देते हैं, एक तरीके का नया इंस्टिगेशन शुरू करते हैं, एक नया तरीके का मिलिट्री कॉपरेशन शुरू करते हैं। और बांग्लादेश ऐसा ससेप्टेबल कंट्री है कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड के चक्कर में उनके ट्रैप में फंसा चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे देश की कैसे मदद कर सकता है, ये बांग्लादेश को समझना होगा, और पाकिस्तान को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लिहाजा मेरा मानना है कि आप उनको टूटने दीजिए, वो खुद बिखर जाएंगे। जिनकी पॉलिसी स्ट्रांग नहीं होते, जिनका बेस स्ट्रांग नहीं होता, वो आगे आने वाले समय में खुद टूट जाते हैं, और पाकिस्तान इसी की हालत में है। देख लीजिए वहां के शहबाज शरीफ का एज ए प्राइम मिनिस्टर आप हैं, आपने कहा, आपके कितने वक्तव्य आते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पहल है, आपने अफगानिस्तान को पे एयर स्ट्राइक की, तो आप उसके लिए क्या आगे करने जा रहे हैं? क्या आपको पीस की बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या आपके दौरे नहीं होने चाहिए अफगानिस्तान में? आपका मित्र देश था, आप उससे बैठ के सुलह नहीं कर सकते थे? आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपकी चल नहीं रही है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल लीडर हैं, आप सेना के अध्यक्ष नहीं है जो आप इस तरीके की बातें करें। तो आपका पॉलिटिकल स्टैंड कहां है? आपकी पॉलिटिकल अलाइनिंग कहां है? आप चुप हैं। इसी तरीके से पंजाब के चीफ मिनिस्टर देख लीजिए, आपने अपने पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना रखा, वो उसी में खुशियां मना रहे हैं। लेकिन बाकी प्रांतों का क्या हाल है? खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर कहता है कि अगले 24 घंटे में आप जेल में धावा बोलेंगे और अपने नेता इमरान खान को छुड़ा के लाएंगे, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो तमाम तरीके के आपके इंटरनल डिफरेंसेस है। पॉलिसी आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई भी लीडरशिप है, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, उन जब भी सत्ता में आते हैं आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखिए। थोड़ी समझ इमरान खान में आई थी जब वो सत्ता से बेदखल हुए, तब उन्होंने हिंदुस्तान का प्रेस करना शुरू हुआ। लेकिन वही इमरान खान जब सत्ता में थे 2 साल तक वो एंटी इंडिया बातें करते रहे। वो भी अल कायदा और तालिबान के जो लड़ाके हैं, टीटीपी के कहने पे हिंदुस्तान के अगेंस्ट आप टेररिस्ट एक्टिविटी चला रहे थे। तो मैं तो बहुत उम्मीद नहीं रखता हूं पाकिस्तान से किसी इंप्रूवमेंट की, लेकिन हो सकता है आज तक जो बात नहीं हुई आगे आने वाले दिनों में हो। लेकिन पूरी की पूरी नस्ल ही खराब है, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप भी स्पॉइल हो रखी है। वो सोचते हैं कि एंटी इंडिया बात करके वो इलेक्शन जीत लेंगे, एंटी इंडिया बात करके वो मिडिल ईस्ट से एड्स ले आएंगे, एंटी इंडिया बात करके आप चाइना को अपने देश में तमाम तरीके की सुविधाएं प्रदान करेंगे। लेकिन आप भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा स्टैंड है वर्ल्ड में, पूरे विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, और हमारी क्रेडिबिलिटी है। आज हम कहां निकल गए और आप कहां रह गए? आपको इसमें कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी में कहीं खोट था। आपने अपने इंडस्ट्री और अपने इंटरनल इकोनॉमी को ध्यान में नहीं रखा। आप जब गलत रास्ते पे जाएंगे तो आप मुड़ के सही रास्ते पे आपके आने की कोशिश ही नहीं की। और सेना को हम अनड्यू एडवांटेज, इतना बड़ा एडवांटेज देते हैं कि आप ही के कंट्रोल में नहीं रहते। आपने कई बार आपके यहाँ मार्शल लॉ लगा, सेना का शासन रहा, फिर भी आप नहीं सीखे, फिर भी आप उन्हीं के गिरफ्त में जाके बैठ जाते हैं। उनको अननेसेसरी सुविधाएं देते हैं, सारी एड देते हैं, तमाम तरीके के आर्म्स एम्युनिशन खरीदते हैं, और सब कुछ वेस्ट है।
किसके अगेंस्ट आप इस्तेमाल करेंगे? हिंदुस्तान के अगेंस्ट। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, जिस दिन चाहेगा पाकिस्तान को इस मैप से हटा देगा, वर्ल्ड के मैप से हटा देगा। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं, हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जी, बात करते हैं। हम बिल्कुल। चाहते हैं कि हमारा नेबर स्ट्रांग है, लेकिन हमारा नेबर सुधर नहीं रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी नहीं सुधरेगा। लिहाजा एक ऐसी, देखिए, एक नेचुरल लॉ होता है, लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। पाकिस्तान अपने आप ही बिखराव की स्थिति में आ गया। बिल्कुल। उनके जो पीओके हैं वो आज की डेट में हमारे साथ मिलना चाहते हैं। एक तरफ कश्मीर में हमारी ट्रेनें चल रही हैं, दिल्ली से लेके श्रीनगर की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और एक तरफ दूसरी तरफ वहां अनाज की मारामारी है, वहां पे पावर क्राइसिस है, वहां भुखमरी है, वहां पे इन्फ्लेशन है। देख लीजिए कितना प्राइस डिफरेंस है, कि डेवलपमेंट में कितना ज्यादा डिफरेंसेस आ रखे बिल्कुल। हैं। तो इतना होने पाकिस्तान के टूटता बाद हुआ भी नजर आ रहा नफरत है। की जो आग है वो अभी भी धधक रही है तिवारी सर, और शायद ये नफरत की आग भारत के प्रति कभी खत्म नहीं होगी अगर जब तक कि आर्मी पाकिस्तान को कंट्रोल करती रहेगी। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। अफगानिस्तान पर ही अगर देखिए स्ट्राइक की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किसका सगा पाकिस्तान होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने देखा तालिबान को हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन अब उन्हीं के एंटी दिख रहा है जिस तरह से स्ट्राइक की गई है। लेकिन अब टीटीपी इनके लिए खतरा है। देखिए, ये पाकिस्तान में कि आर्मी ने 1958 में ही उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अयूब खान को कंट्रोल दे दिया। उसके बाद से इफेक्टिव कंट्रोल आर्मी का ही रहा है। जब तक आर्मी के पावर्स नहीं खत्म किए जाएंगे, जब तक आर्मी लीडरशिप को दुनिया के एडमिनिस्ट्रेशन करने से और पॉलिटिकल लीडरशिप से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान में कोई सुधार की उम्मीद नहीं है। बिकॉज ये पॉलिटिकल पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करता है? इट इज आर्मी कंट्रोल कर रही है। पॉलिटिकल का तो कोई मतलब ही नहीं है। उस दिन जब भी अटैक उन्होंने अफगानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक किया था, उस दिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक मीटिंग बुलाई थी मिलिट्री लीडरशिप से कि हमें अफगानिस्तान से मिलना चाहिए और अफगानिस्तान से बात करना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन आर्मी ने नहीं लिया। बिकॉज अब मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इनकी नैरो थिंकिंग होती है। आर्मी को कमजोर करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स ने, इनके पास कोई पावर नहीं है, ना कोई क्षमता नहीं है। वहां पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप को खत्म करना आवाम जनता ही कर सकती है। जब रोड पर आएगी, इतनी जारी जैसे 27 करोड़ जनता है, जब रोड पर आएगी तब आर्मी दुखी हो जाएगी। और इस तरीके जब सिचुएशन होगी तो इवन आर्मी के जवान भी अपने जनरलों के खिलाफ सामने आएंगे। इस तरह का जब मूवमेंट शुरू होगा तब ये आर्मी का इंटरफेरेंस बिल्कुल बुरी तरह से खत्म हो जाएगा। और पॉलिटिकल लीडरशिप अगर कंट्रोल ले ले उस टाइम में, तब उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा बहुत लेवल हो सके। अदरवाइज इसमें कोई भविष्य नहीं है। इसके टुकड़े होंगे ही। पीओके ने इंडिया की हालत देख ली है लोगों ने, वो सब हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। वहां पर भी तो हमारे नेता क्या, दो नेता हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी इतनी क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है जो कि मिलिट्री लीडरशिप को अलग कर सके। मिलिट्री लीडरशिप को उससे डिटैच करना, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से अदर थिंग्स अटैच करना, ये आम जनता ही कर सकती है। जब बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट शुरू होगा, जब आर्मी को मारा जाएगा, जब वापस करेंगे, तभी जाके सुधार हो सकता है। नहीं तो पाकिस्तान के टुकड़े तो कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये देखिए, आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े 5 मिनट में हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान की सच्चाई को दिखाने की कोशिश करता है शरदिंदु सर, तो वहां पर तकरीबन 56 ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की हकीकत लोगों को दिखानी चाहिए, और उन्हें अगवा कर लिया गया या उन्हें खत्म कर दिया गया। उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये सोच है पाकिस्तान की, अगर सच बताएंगे तो आप उन्हें भी गायब कर देंगे। जी हाँ, जिस तरीके की ये रिपोर्ट है कि बहुत सारे यूट्यूबर वहां से गायब हो गए और उनको अगवा कर लिया गया और उनको नजरबंद कर दिया गया, वो सच्चाई बयान कर रहे थे। और वही आज की डेट में जो जर्नलिस्ट मीडिया में आते हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की बड़ाई करते हैं, जो सेना की बड़ाई करते हैं और एक फॉल्स फ्रंट लोगों के सामने रखते हैं। आप किसी भी इंसिडेंट का, आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या अपने को पैनलिस्ट से जब आप टीवी डिबेट में उनसे बात करते हैं, तो आप एक झूठी रिपोर्ट पेश करते हैं। आप जब किसी चीज का विश्लेषण करें तो ऑब्जेक्टिव रहिए, सच को सच और गलत को गलत बोलने की कोशिश करिए। लेकिन वहां ऐसी प्रथा ही नहीं है, क्योंकि वो एक सूडो एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें आर्मी का बोलबाला है। और जहां तक आर्मी के लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, मेरा मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल है नहीं। प्रोफेशनल होते तो आपके 93,000 ट्रूप्स
एक एक कॉल पे सरेंडर नहीं कर देते बांग्लादेश में। बहुत बड़े शर्म की बात है, इतनी बड़ी सेना रह के आपने सरेंडर किया और एक नया ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश क्रिएट हुआ। तो आप में प्रोफेशनलिज्म तो हमेशा से लैक किया है। आपके यहाँ एक फ्यूडल सिस्टम है और इसी फ्यूडल सिस्टम के तहत आपके जनरल हैं वो अपने जवानों से अपने आप को अलग रखते हैं। लीडरशिप लैक करती है। जवान चाहे हिंदुस्तान आर्मी का हो या पाकिस्तान का आर्मी हो, वो अपने देशभक्ति से ओतप्रोत है, लेकिन उसको लीडरशिप कौन प्रोवाइड कर रहा है? लीडरशिप पाकिस्तान की आर्मी वो प्रोवाइड करती है जो कॉमर्शलाइज्ड है, जिनको की सत्ता का खून लग चुका है, जो सत्ता के हमेशा से आसपास रहना चाहता है और एक कंफर्ट जोन में हमेशा से रहे हैं और तमाम तरीके की एड, तमाम तरीके की फंडिंग अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह कि अगर सेना उनकी देशभक्त होती तो वो देश की सुरक्षा के लिए काम करती। ऐसी जगह पे जहां पे की तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही, उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाती। आपका क्या इंटेलिजेंस नेटवर्क है, कहां कहां टीटीपी के लड़ाके हैं, कहां पे नेक्स्ट टारगेट हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कैसे आप चेक करेंगे, कैसे अपने आप जनमानस को आगाह करेंगे कि उस तरीके से बचें। इसमें आपका कोई रुचि नहीं है। आप अपने सैनिकों को बनने देते हैं, आप अपने नागरिकों को बनने देते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है? आपका इंटरेस्ट है अलकायदा को फंडिंग करना, आपका इंटरेस्ट है अलकायदा को ट्रेनिंग कराना, आपका इंटरेस्ट है ऐसे टेररिस्टों को ट्रेन करना जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट कर सके और एक सूडो साइको वारफेयर चलाना और तमाम तरीके की फॉल्स चीजों को लोगों के सामने रखना। लेकिन आप कहीं ना कहीं, मेरा मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे बड़ा डैमेज पाकिस्तान को कर रही है क्योंकि वो अपनी सुरक्षा को इंश्योर नहीं कर पा रही। कैसे ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस तालिबान के लोग आके आपकी चौकियों पे कब्जा कर ले रहे हैं। आपकी रेगुलर आर्मी है, इतनी बड़ी सेना लेके आप 6 लाख की आर्मी के आसपास आपके स्टैंडिंग आर्मी है और आप तालिबान को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आपके यहाँ भी फूट है। आपके यहाँ सेना और अफसर के जवान और अफसर के बीच में बहुत बड़ी खाई है। सेना के अफसर जो चीज करवाना चाह रहे हैं, पीछे रह के जवान उसको करने के लिए तैयार नहीं, डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप उनके इंटरेस्ट की रक्षा नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं आपका भी कनाइवेंस है तालिबान के साथ। आपके ऊपर जब लीडरशिप पे लोग क्वेश्चन करते हैं तब लोगों को समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। शाहबाज शरीफ अपनी राग अलापते हैं, आसिम मुनीर अपने तरीके की बात करते हैं। आप कोर कमांडर, आपके पांचों जो 13 के 13 कोर कमांडर, वो आपके साथ के साथ जो कोर कमांडर वो आपकी बातें नहीं सुनते हैं। तो आपके यहाँ तो पहले से ही फूट है। आप एक सूडो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और एक तरीके से आपकी नाकाम आर्मी है। आप सिर्फ अपने नागरिकों को धमका सकते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, मीडिया में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और सत्ता के पीछे लग सकते हैं। नवाज शरीफ के पीछे पीछे घूम सकते हैं, शहबाज शरीफ के पीछे पीछे घूम सकते हैं, लेकिन जब आपका डिलीवरी का टाइम आएगा तो आप शायद ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आर्मी का मकसद होता है कि देश की सुरक्षा एक्सटर्नल ताकत से रोके। आप अपने इंटरनल नागरिकों के ऊपर गोली चला के आप शेर बन रहे हैं। आपके कोर कमांडर के रेजिडेंस सिक्योर है नहीं। जब जनमानस सड़क पे आ जाता है तो आपके कोर कमांडर को भी नहीं समझ में आता कि कैसे उनके रेजिडेंस की सुरक्षा की जाए। उनके प्लाटून और कंपनी और बटालियन को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से एक्शन करना है। आज की डेट में टीटीपी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या एक्शन लेंगे, किस तरीके के ऑपरेशन चलाएंगे, क्या आपकी नेटवर्किंग होगी, क्या ऑपरेशन प्लान होगा, क्या आपके नेक्स्ट 3 से 5 साल के क्या आपका पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, कुछ आपका क्लियर नहीं है। लिहाजा आप कहीं ना कहीं एक फेल्ड आर्मी है, आपको इसको समझना पड़ेगा। यू गो बैक टू बैरक, डू योर बैक टू बेसिक ट्रेनिंग एंड देन कम अप एज अ प्रोफेशनल आर्मी। आज की डेट में आप प्रोफेशनल आर्मी कहलाने लायक नहीं। बिल्कुल। और बंदूक के दम पर अगर यहाँ पर किसी तरह का आंदोलन को दबाया जाता, आप समझ सकते हैं किस तरह का काम यहाँ पर आर्मी कर रही है और अपने ही देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान ये कर रही है, जिसके चलते पाकिस्तान टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा के लिए।